हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम परसनल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी और मसर्रत की बात है कि आज शेगांव में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ज़ेरे निगरानी निज़ामे क़ज़ा दारुल क़ज़ा के क़याम का फ़ैसला किया गया है। ये दारुल क़ज़ा का क़याम जब भी कहीं पे अमल में आता है या जब भी कभी आप निज़ामे क़ज़ा जहाँ पे मुसलमानों के इख्तिलाफ़ और झगड़ों को हल कराने की बात की जाती है, इसके लिए जो निज़ाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शुरू किया उसका भी एक पस मंज़र है और शरई अहमियत इसकी क्या है, शरई ज़रूरत क्या है, इस पे इंशाअल्लाह हमारे अकाबरीन गुफ्तगू करेंगे। मैं गुफ्तगू को ऐसी नहीं करना चाहता जो रिपीट हो। मैं गुफ्तगू इस वक्त वो करना चाहता हूँ, दो तीन बातें जो मुझे इस सिलसिले में अर्ज़ करनी है कि दारुल क़ज़ा पे अपनों की तरफ से या गैरों की तरफ से जो एतराज़ात या गलतफ़हमियाँ पैदा की जाती हैं, एतराज़ात होते हैं, वो दर हकीकत उनकी हकीकत क्या है। कुछ अरसे पहले, 2-3 साल पहले आपने देखा होगा कि टीवी डिबेट में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बहुत ज़्यादा मौजूए बहस बनाया गया था कि ये लोग मुल्क से की अदालतों पर भरोसा नहीं करते हैं, ये अपना अलग अदालती निज़ाम चलाना चाहते हैं, ये शरिया कोर्ट चलाएंगे, शरिया अदालत कायम करने का फ़ैसला किया है। तो एक शुरुआत, हालांकि वो मैं ही गया था रामपुर यूपी में, वहाँ किसी न्यूज़ रिपोर्टर ने, एक साहब थे वो दैनिक जागरण के, उन्होंने सवाल किया। मैंने सारी चीज़ें बताई और उनसे कहा कि इंशाअल्लाह बोर्ड की ये कोशिश है कि हर ज़िले में एक दारुल क़ज़ा हो जहाँ से मुसलमान अपने झगड़े हल करा लें। इतनी सी बात को उन्होंने लगा दिया था कि बोर्ड के तबरेज़ आलम साहब ने कहा कि बोर्ड हर शहर में एक अपना शरिया अदालत कायम करेगा। फिरोज़ ज़फ़र याब जिलानी साहब ने बयान दिया तो जी न्यूज़ ने और सब ने चला दिया। सबसे पहली चीज़ ये देखने की जो सबसे पहला एतराज़ होता है कि दारुल क़ज़ा जो हमारा निज़ाम है, क्या ये मुल्क की अदालतों के मुखालिफ है या मुल्क की अदालतों का जो निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ है, या हमारे मुल्क के जो मामलात हैं उसके ख़िलाफ़ है, ये मुल्क से गद्दारी है। जो एतराज़ सबसे पहला एतराज़ होता है कि हम एक मुल्क में रहते हैं जहाँ का अपना एक संविधान है, अपना कानून है, एक अदालती सिस्टम है, उसके बावजूद हमें उस पर भरोसा क्यों नहीं है, जबकि उसमें ये गारंटी दी गई है कि जब मुसलमानों के मसाइल आएंगे तो शरीयत के मुताबिक फ़ैसला होगा। इसके बावजूद आपको क्या ज़रूरत है अगर अलग निज़ाम कायम करने की। इसका मतलब यही होता है कि आप मुल्क के सिस्टम पर, मुल्क के निज़ाम पर आप भरोसा नहीं करते, अदालत पर एतमाद नहीं करते। इसके ये एतराज़ है, इसका सही जवाब ये है कि उसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा अपने की जो हम कहते हैं कि ये हमारा जो दारुल क़ज़ा का निज़ाम है, ये दरअसल हम अदालतों के मुखालिफ नहीं, सरकारी अदालतों का मुआविन है। ये इस मुल्क के सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि मौजूदा सूरत हाल में इस मुल्क की ज़रूरत है। वो इस तरीके से कि हमें अदालती निज़ाम समझने के कि अदालत का मुआविन है या मुखालिफ है, उसको समझने के लिए हमें सिस्टम समझना होगा कि अभी मौजूदा हालत क्या है। तो सरकारी अदालतों की मौजूदा हालत समझने के लिए हमें देगा उसकी मौजूदा सूरत हाल इस वक्त मुल्क में ये है कि ये खुद गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो डेटा आते हैं उसकी रिपोर्ट है, खुद पार्लियामेंट में जो अपने जो है लॉ मिनिस्ट्री पे रिपोर्ट पेश करती उसमें है कि इस मुल्क में तकरीबन 3.5 करोड़, बाज़ रिपोर्टें तो आ रही कि नहीं अब 4 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ और अपने मुल्क के बहुत सारे रिटायर्ड जजों ने भी ये बयान दिया
कि अगर आज से कोई नया मामला ना दर्ज किया जाए, जितने पुराने मामलात हैं उन्हीं मामलात को अगर मौजूदा अदालती सिस्टम से हल किया जाए तो सिर्फ पेंडिंग केसेस को हल करने के लिए 350 साल चाहिए। यानी जो रफ्तार जजों के जितनी तादाद है, जो अदालतों पे जो अदालतें जो हमारे मुल्क में काम कर रही हैं, नया मामला दर्ज ना कीजिए, बंद कर दीजिए, सिर्फ पुराने मामले को हल करेंगे तो मौजूदा जो सिस्टम है उसके मुताबिक उन मामलात को, पेंडिंग केसेस को हल करने के लिए 350 साल चाहिए। ये हमारे मुल्क की सूरत हाल है। आपको हैरत होगी कि आप कभी भी गूगल पे सर्च कीजिए कि इस मुल्क का सबसे पुराना मुकदमा कब का है। हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितना पुराना मुकदमा होगा। इस मुल्क में सबसे पुराना मुकदमा जो दर्ज हुआ था वो पश्चिम बंगाल में 1823 या 24 में दर्ज हुआ था, तकरीबन 200 साल पहले, अभी पेंडिंग है। आज़ादी से पहले दर्ज हुआ था, 200 साल आने को हैं तो वह अभी मामला पेंडिंग है। बकिया जो रफ्तार आप रोज़ाना खबरें देखते हैं, चलिए ये सब जो मामला वो तो 200 साल का मामला वो किसका है, वो तो एक ज़मीन जायदाद का, एक वरासत के बंटवारे का मामला है। एक मामला भी 2019 में एक फ़ैसला आया था, 2019-20 में दिल्ली हाई कोर्ट का, वो आपको सुन कर के हैरत होगी। 1989 में एक शौहर बीवी, एक लड़का लड़की की शादी होती है, 2 साल दोनों साथ रहते हैं, दोनों में झगड़ा हो जाता है। 1995 में वो मामला जो है कोर्ट में पहुंच जाता है, 2 साल के बाद 95 से कोर्ट में चल रहा था। दोनों तलाक मांग रहे हैं, तलाक के लिए दोनों लड़ रहे हैं, दोनों गवर्नमेंट जॉब में भी थे, पढ़े लिखे थे, मुस्लिम नहीं गैर मुस्लिम का मामला था, और उनकी तलाक कोर्ट ने डिक्लेयर की है 2019 में आके। जब शादी हुई तो जाहिर सी बात है 25-30 साल के रहे होंगे। 1990 के आसपास शादी होती है और 2019 में यानी 28-30 साल के बाद जो है उनको तलाक मिलती है। तो अब बताइए कि ऐसी सूरत हाल में उस लड़की को या उस शौहर को जो तलाक मिली है, उस तलाक का वो क्या करेगी? दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, दिल्ली हाई कोर्ट ने तलाक, अभी भी सुप्रीम कोर्ट जाने के चांसेस थे कि अगर कोई पार्टी उसमें से सुप्रीम कोर्ट चली गई तो अभी वो फिर मामला पेंडिंग चला जाएगा। एक मरतबा हम खुद हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के साथ गोवा का हमने सफ़र किया, वहाँ पे भी दारुल क़ज़ा कायम हुआ है। गोवा एक ऐसी रियासत है जहाँ कॉमन सिविल कोड है, सबके लिए एक सा कानून है, वहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू नहीं है, कोई शरीयत का कानून लागू नहीं है। तो एक हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पहले गोवा से एक मेंबर हुआ करते थे, उनके साहबजादे इस वक्त वहाँ के जो हाई कोर्ट की जो बेंच है उसमें जज हैं। उनके यहाँ नाश्ते पे दावत थी तो वो खुद बताने लगे कि एक मामले में, कब उन्होंने एक मामले मुकदमा सुन रहे तो उन्होंने फ़ैसला लिखा और फ़ैसला सुनाया, तलाक की डिग्री दी, डिक्लेरेशन दिया, तलाक की डिवोर्स की डिग्री दे दी। कहें जब डिवोर्स की डिग्री दी तो जो औरत थी खड़ी हुई वहाँ कटघरे में, वो रोने लगी और कह रही जज साहब इसको लेके क्या करूँ, ये मुकदमा तो मैंने 25 साल पहले दर्ज किया था, जब तलाक मांगी थी तो 25 साल पहले ये मुकदमा दर्ज किया था, आज तलाक लेके करूं तो क्या करूं। तो कहने का मतलब है कि हमारी अदालतों पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। प्रेशर इतना ज़्यादा है कि खुद जजेस कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आती है कि ये मौजूदा सिस्टम से हम इंसाफ फराहम नहीं कर सकते। जो अदालती सिस्टम हमारा है, जितने जजेस हैं हमारे पास, जो सिस्टम बनाया गया उसमें हम इंसाफ फराहम नहीं कर सकते। उसकी एक वजह भी है, ग्लोबल रेशियो जो बताया जाता है कि कितनी आबादी पे कितने जजेस होने चाहिए, तो उस हिसाब से 130 करोड़ आबादी के लिए तकरीबन 1.25 लाख जज होने चाहिए इस मुल्क में, तब ये हो सकता है कि इंसाफ, मुकदमात का जल्दी से निपटारा होगा और इंसाफ मिल सकेगा। जजों की रिक्वायरमेंट कितनी है? 1.25 लाख। जो ये लॉ एक्सपर्ट हैं, कानून के माहिरीन हैं, वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में जो स्टडी करने के बाद ये तय किया गया कि कितनी आबादी पे कितने जजेस होने चाहिए, अमेरिका और चीन वगैरह में जो सिस्टम है उस हिसाब से अपने मुल्क में 130 करोड़ आबादी के मसाइल को सॉल्व करने के लिए 1.25 लाख जजों की रिक्वायरमेंट है।
और आपको हैरत होगी कि इस मुल्क में जजों की वैकेंसी सिर्फ 22,000 है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के निचली अदालत तक आप आएंगे, जजों की वैकेंसी ही 22,000 है। 1.25 लाख नहीं, 22,000 ही है। 1 लाख जजों की वैकेंसी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो 22,000 के ज़िम्मे काम दिया गया 1.25 लाख का। जो काम 1.25 लाख लोगों को करना था वो काम दे दिया गया 22,000 का। उस पे भी ये जो है उससे ज़्यादा मसला, उससे आगे बढ़ के ये होता है, आम तौर से 4-5 हज़ार सीटें हमेशा खाली रहती हैं। यानी जजेस जो काम कर रहे होते हैं, एक्टिव जो होते हैं, वो सिर्फ 16-17 हज़ार होते हैं। इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे, वो जस्टिस खेहर, उन्होंने बड़ी सख्ती की थी, तब किसी तरह जल्दी जल्दी भरते हुए 17-18 पे पहुँचे थे। आज आप देखिएगा हाई कोर्टों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में जजेस की सीटें खाली हैं, वैकेंसी है, उसमें वो उस वैकेंसी को पुर नहीं कर पा रहे हैं। तो जजों की ज़रूरत थी 1.25 लाख, जजेस है की वैकेंसी है 20-22 हज़ार, और उसमें से भी 2-3 हज़ार सीटें हमेशा खाली रहती हैं। जाहिर सी बात है, जब ऐसी सूरत हाल, इस सूरत हाल में जब काम होगा तो फिर क्या होता है कि मुकदमे पे मुकदमा, केस, रोज़ पेंडिंग केसेस बढ़ते जा रहे हैं और लोग परेशान से परेशान तर होते जा रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन खुद सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने निकाला। आर्बिट्रेशन एक्ट जो हमारे यहाँ है कि बाहर, अदालत से बाहर समझौता किया जाए। आपके महाराष्ट्र में टंटा मुक्ति केंद्र बनाया गया ताकि जो है किसी तरीके से अदालतों के बाहर मसाइल का निपटारा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लोक अदालतें कायम करना शुरू की ताकि बाहर किसी तरीके से समझौता हो। मीडिएशन सेल कायम करने शुरू किए ताकि बाहर किसी तरीके से समझौता हो। तो खुद अदालतें इतनी ज़्यादा प्रेशर और इतनी ज़्यादा बोझ में हैं कि वो अपने यहाँ जो मसाइल आते हैं उनको भी हल करने की पोजीशन में नहीं हैं। तो एक चीफ जस्टिस जो हमारे गुजरे हैं साबिक, ई अहमदी साहब का एक इंटरव्यू कहीं पढ़ा था, उसमें उन्होंने साफ लिखा था, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बहुत सारी वजूहात बताए पेंडिंग केसेस के बढ़ने की। एक वजह उन्होंने जो बुनियादी लिखी, कहा वो वजह यह है कि पहले हमारा ख़ानदानी सिस्टम बहुत मजबूत था। ख़ानदानी सिस्टम बहुत मजबूत था पूरे हमारे मुल्क में। घर का झगड़ा हमेशा घर के बड़ा हल कर देता था, सारे लोग मान लेते थे, या ख़ानदान में जो बड़ा होता था वो हल कर देता था, या मोहल्ले और गांव का जो मुखिया होता था वो मसाइल हल कर देता था। बहुत कम मसले पुलिस स्टेशन जाते थे। अब हर छोटा बड़ा मसला कोर्ट पहुंचता है, इसलिए भी पेंडिंग केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा ख़ानदानी निज़ाम जो है, अब यहाँ जो ज़माने ने तरक्की की तो उसमें एक तनज़्ज़ुली ये भी हुई है कि हमारा ख़ानदानी निज़ाम दरहम बराम हो गया। तो जाहिर सी बात है कि हम ख़ानदानी निज़ाम को, कोशिश तो हमारी है इस्लाह मुआशरा वगैरह के ज़रिया कि हम फिर से ख़ानदान को उसी तरीके से एकजा कर सकें, मुनज़्ज़म कर सकें, लेकिन जाहिर सी बात है वो आज के ज़माने में इतना आसान नहीं है। तो हम अगर ख़ानदानी सिस्टम को मजबूत नहीं कर सकते तो कम से कम मुस्लिम कम्युनिटी के लेवल पर ये तो तय कर सकते हैं कि हम मुसलमानों के मसाइल यहाँ हल कर लेंगे। जो मसाइल यहाँ हल हो जाएंगे वो बेहतर है, जो नहीं हल होंगे का दो वो कोर्ट जाएंगे। तो इस तरीके से कोर्ट का बोझ, कोर्ट पे जो केसेस का प्रेशर बन रहा है वो कम होगा। अब हम और आप खुद तय करें कि ये दारुल क़ज़ा जो मुस्लिम कम्युनिटी के मसाइल को हल करने वाला काम कर रहा है, वो अदालतों के बोझ को कम कर रहा है या अदालत के मुखालिफ काम कर रहा है? जाहिर सी बात है ये क्या कर रहा है, अदालतों का मुआविन है, अदालतों के बोझ को कम करेगा। एक जगह गुफ्तगू में एक साहब ने सवाल किया कि अच्छा आप बताइए दारुल क़ज़ा में जो मामले, कितने मामले हल करते हैं आप, जो आप कहते हैं कि हम अदालतों का बोझ कम कर रहे हैं? तो मैंने उनको मुख्तर जवाब दिया कि यहाँ पे काज़ी शरीयत अकोला मुफ्ती अशफाक साहब मौजूद हैं। अकोला जो आपसे करीबी मुत्तसिल है जो शहर, यहाँ का जो दारुल क़ज़ा है इसमें सालाना कम एवरेज 150 का, किसी साल 200, 125, 150 के आसपास मामलात आते हैं। हम 150 मामले का एवरेज मुफ्ती साहब बताएंगे कि 150 मामलात सालाना इनके यहाँ आते हैं, ये 150 मामलात हल करते हैं। ठीक है 150 लेकिन अगर हम गौर करें तो अकोला के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, जो फैमिली कोर्ट होगी, वहाँ से सिर्फ 150 केसेस नहीं तो कम हो रहे हैं, बल्कि इनके यहाँ जो ज़्यादातर मसाइल होंगे
98% मसाइल वो हैं जो शौहर बीवी के मसाइल होते हैं, ख़ानदानी निकाह तलाक वगैरह का मसला है। कुछ ही मसले होंगे जो वरासत या ज़मीन जायदाद के होंगे। 98% मसले क्या हैं? फैमिली मैटर है। और आप किसी भी वकील से जाके मालूम करें, जब फैमिली कोर्ट में कोई मसला जाता है फैमिली डिस्प्यूट को लेकर के, शादी ब्याह से मुताल्लिक, तो कितने केसेस वो रजिस्टर्ड कराता है। सबसे पहला केस जो कोर्ट में रजिस्टर्ड होता है वो लड़की कराती है, तो वो तो मारपीट का 498A डोमेस्टिक वायलेंस खौरद ये सब का करेगी। वो जो क्रिमिनल मैटर कहलाता है वो क्रिमिनल एक्ट के तहत दर्ज हो जाता है। दूसरा केस लड़की करती है CRPC 125 की तरह का केस करती है कि खाउटी जिसको कहते हैं मेंटेनेंस का करती है। तीसरा केस वो जाके करेगी 1939 का जो एक्ट है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम वोमेन मैरिज एक्ट का, कि मेरा निकाह ख़त्म किया जाए। तो 3 मुकदमे तो लड़की करेगी और 1 मुकदमा लड़के की तरफ से दर्ज होता है कि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूं, उसको रुखसत कराया जाए, कंजुगल राइट का मुकदमा वो करेंगे। तो 4 मुकदमे हर मामले में दर्ज होते हैं। 4 मुकदमे हर मामले में दर्ज होंगे जब वकील बहुत ही शरीफ हो और उसकी फ़ीस बहुत हाई फीस वाला वकील ना हो। हाई फीस वाला वकील होगा तो 2-4 मुकदमे और लग करवा देगा। तो ये 4 मुकदमे तो हर केस में दर्ज होना, हर झगड़े में दर्ज होना ज़रूरी है। तो अगर ये 150 मामले कोर्ट जाते तो कितने केस बनते? जाहिर सी बात है ये 600 केसेस वहाँ फैमिली कोर्ट में बनते। और मैं दारुल क़ज़ा कमेटी का ऑर्गेनाइज़र हूँ, दारुल क़ज़ाओं का जायज़ा और इंक्वायरी करता रहता हूँ। और ये शेगांव दूसरी बार आया हूँ और अब चूँकि दारुल क़ज़ा कायम होगा तो बार बार आना पड़ेगा यहाँ की इंक्वायरी के लिए कि फ़ाइलें कैसी चल रही, मुकदमात कितने आ रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब चेक करने आना पड़ता है। बोर्ड की तरफ से हमेशा ये इंक्वायरी चलती रहती है कि कार्रवाई यहाँ कैसी हो रही है, कोई शिकायत तो नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि 150 मुकदमात इनके यहाँ ज़ेरे गौर हैं, लेकिन कोई मुकदमा शायद ही 7-8 महीना पुराना हो। लेकिन खुद गवर्नमेंट ने जो पार्लियामेंट में जवाब दिया था कि फैमिली डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एवरेज टाइमिंग जो उनको लगती है वो 2.5 से 3 साल लगती है। तो आप बताइए कि ये 600 केसेस अगर अकोला के कोर्ट में चलते 2.5 से 3 साल, तो उनके पास तकरीबन 2 साल भी अगर 3 साल तक तो 1800 केसेस का बोझ उन पे पड़ता, ना कि सिर्फ 150 केसेस का। तो कहने को आपको आदाद और शुमार में नजर आएगा कि शेगांव में दारुल क़ज़ा कायम हुआ, साल भर के बाद रिपोर्ट आएगी कि 50 केसेस सॉल्व हुए, लेकिन वो 50 नहीं, कोर्ट से 600 मामले और 800 मामले उनसे हल हो जाएंगे, क्योंकि हर मामला वहाँ 4 बनता और वो 4 केसेस हर कम से कम 3 साल चलते, जो पार्लियामेंट में गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। वरना तो आप लोग अगर जाके देखेंगे, आप कभी RTI ये डाल दीजिए, फैमिली कोर्ट आपको जवाब दे देगा कि कितने दिनों में मामला सॉल्व हो रहा। तो फैमिली मैटर जो जाते हैं तलाक वगैरह के 10-10 साल लोग पड़े रहते हैं। मैंने मिसाल दी कि 25-25 साल तक मामला सॉल्व नहीं हुए। तो अब इस एतबार से अगर हम देखते हैं तो दारुल क़ज़ा हमारे अदालतों का मुआविन एक बहुत बड़ा मददगार है और दारुल क़ज़ा जजों के प्रेशर और बोझ को कम करने वाला है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई, ये आलमी सच्चाई आप मानेंगे कि किसी समाज में जो मुआशरा, जो कल्चर, जो समाज कोई भी हो, अगर वहाँ इंसाफ टाइम से ना मिले, इंसाफ बर वक्त ना मिले, चाहे वो कि कोई भी मसला हो, तो वो मुआशरा कभी पुरअमन नहीं हो सकता। पुरअमन मुआशरे की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो होती है वो अदल और टाइम पे इंसाफ मिलने का है। इसीलिए अदल की अहमियत की खातिर ही जुमा के खुतबे में वो आयत दाखिल की गई, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह अदल का हुक्म देता है कि इंसाफ टाइम से दिया जाए, क्योंकि बगैर इंसाफ और बगैर अदल के कभी भी कोई मुआशरा पुरअमन नहीं हो सकता, तरक्की नहीं कर सकता। अब बताइए कि अगर हमारा मौजूदा सिस्टम, मौजूदा अदालती निज़ाम वो वक्त पे इंसाफ फराहम करने में देरी कर रहा है, जिसकी वजह से घरों में, ख़ानदानों में, देहातों में, गाँव में और शहरों में इख्तिलाफ पनपते हैं। पहले घर का इख्तिलाफ शुरू होता है, फिर वो इख्तिलाफ बढ़ते बढ़ते आगे चल कर के गाँव और समाज का इख्तिलाफ बनने लगता है। पहले 2 फ़र्द का इख्तिलाफ होता है, फिर 2 ख़ानदान का इख्तिलाफ होता है।
अगर हम उन इख्तिलाफ़ात और झगड़ों को हल कराते हैं तो इस मुआशरे में, अपने समाज में अमन और सुकून पैदा करने का एक ज़रिया बनते हैं। तो हमारा दारुल क़ज़ा जो है ये इस मुल्क के अंदर अमन और शांति का भी एक सबब बनता है। अब ये है तीसरी चीज़ जो कहते हैं कि मुल्क के मुखालिफ है। मुल्क के मुखालिफ नहीं, बल्कि इस मुल्क की ज़रूरत है अमन और शांति को कायम करने के लिए। दूसरी चीज़ मैं बताऊं कि इस मुल्क के मुआविन और मददगार ये दारुल क़ज़ा कैसे है। एक रिपोर्ट एक मरतबा किसी तंजीम ने उसका सर्वे करके शाये किया कि जजों की तनख्वाह, रिटायर्ड जजों की पेंशन, क्लर्क की तनख्वाह और दारुल क़ज़ा का जो अदालतों का जो पूरा सिस्टम है, पूरा रिकॉर्ड रखने का निज़ाम है, इन सब पे जितने खर्च होते हैं अगर हम ये देख लें तो एक केस पे गवर्नमेंट का सालाना तकरीबन 10 लाख का खर्चा आता है। हम 10 लाख नहीं, उसको 5 लाख मानते हैं, 2 लाख मान लेते हैं। अब 150 केसेस इन्होंने सॉल्व कराए, जो कोर्ट में जाते तो 600 बनते, और एक केस पे गवर्नमेंट अगर 2 लाख भी खर्च करती तो कितने करोड़ों में उनका बजट जाता। जबकि उस तंजीम ने जो सर्वे किया था उसके हिसाब से उसका कहना था कि एक केस पे गवर्नमेंट की अगर सारी क्लर्क से लेकर के, एक केस पे जो इन्वेस्टिगेशन से लेकर के डिसीजन जजमेंट तक का जो खर्चा पड़ता है तो एक केस पे 10 लाख का पड़ता है। तो अब सोचिए जब 10 लाख यानी 150 केसेस पे कितना खर्च करती, करोड़ से ऊपर खर्च करती। तो 150 केसेस हमने सॉल्व किया तो क्या मुल्क के खजाने पे जो एक बोझ पड़ता तो उसको कम किया या बढ़ाया। तो ये दारुल क़ज़ा मुल्क का मुआविन है या मुल्क का मुखालिफ है। अगर सच्चे दिल से देखें तो ये दारुल क़ज़ा अदालतों का भी मुआविन है, मुल्क का भी मुआविन है, बल्कि इस मुल्क की ज़रूरत है जब तक मुल्क जो है कोई ऐसा निज़ाम ना कायम कर पाए कि जो इंसाफ टाइम से दिया जा सके। एक एतराज़ तो ये होता था। दूसरा एतराज़ ख़ास तौर से वो एक एडवोकेट थी जो 3 तलाक़ के मैटर पे बहुत लड़ती थी, टीवी डिबेट में भी आती थी, और उसका एक मुफ्ती साहब से थप्पड़ का जो वाक़या भी हुआ था, फ़राह फैज़। वो कहती है कि दारुल इफ्ता और दारुल क़ज़ा में सिर्फ तलाक़ और हलाला का फ़ैसला होता है, यानी ये औरतों के मुखालिफ काम करते हैं। ये मुफ्ती और काजी जितने होते हैं ये औरतों के ख़िलाफ़ काम करते हैं, औरतों के ख़िलाफ़ फ़ैसला लिखते हैं, फतवा देते हैं। ये बार बार कई मरतबा इसको लेकर के वो अदालतों में भी गई है, दिल्ली हाई कोर्ट में भी उसने केस किया। इस तरीके के एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि दारुल क़ज़ा औरतों का मुखालिफ है, इनके जहनों में औरत के ख़िलाफ़ हुक्म जारी करने का एक वो बैठा हुआ है, उसके ज़रिए ये औरतों को गुलाम बनाते हैं। मैंने अपना जो तजर्बा किया और जो मैंने देखा दारुल क़ज़ाओं की रिपोर्ट को, तो 95% एप्लीकेशन देने वाली, अपने हुकूक को हासिल करने वाले के लिए जो थी वो लड़कियां हैं। दारुल क़ज़ा में मर्द की तरफ से दरखास्तें अपने हक लेने के लिए नहीं आती, हमेशा सेकंड पार्टी होता, अक्सर बेशतर 95% औरतें आती हैं। और आपको बता दूं कि जब यहाँ दारुल क़ज़ा कायम होगा तो मर्द सिर्फ 3 मुतालबात के लिए दारुल क़ज़ा में एप्लीकेशन दे सकेगा। नंबर 1, बीवी रुखसत होकर नहीं आ रही है, उसकी रुखसती कराने के लिए। नंबर 2, बच्चे की किफ़ालत का मुतालबा, कस्टडी का मुतालबा करने के लिए। नंबर 3, वरासत या वसीयत और हिबा वगैरह, मीरास वगैरह की तकसीम के लिए। 3 ही मुतालबा के लिए वो आ सकता है, चौथी एप्लीकेशन मर्द की तरफ से कबूल नहीं होती। यही 3 मुतालबा। अब आप सुनिए कि लड़कियों की तरफ से कितने मुतालबात के लिए वो आ सकती है। तहकीक तलाक़ के लिए, तहकीक निकाह के लिए, मुतालबा खुला के लिए, मुतालबा हक़ हज़ानत के लिए, मुतालबा नफ़क़ा के लिए, और इसी तरीके से परवरिश करने की उजरत का मुतालबा करने के लिए, फ़स्ख़ निकाह का मुतालबा करने के लिए। तो ये औरतों के जो एप्लीकेशन आ सकती है वो मुख्तलिफ़ मुतालबात के लिए आ सकती हैं, जबकि मर्द की तरफ से सिर्फ 3 के लिए। उसके बाद भी ये इल्ज़ाम है कि ये औरत मुखालिफ है, जबकि हकीकत ये है कि दारुल क़ज़ा वोमेन एम्पावरमेंट, औरतों को उनके हुकूक दिलाने का सबसे मजबूत ज़रिया है। ये औरतों को, मज़लूमों को उनका हक़ दिलाता है।
इस पे ये इल्ज़ाम लगाना कि ये औरत वोमेन के औरतों के ख़िलाफ़ काम करता है, ये सरासर जुल्म और गलतफहमी है और ये इनाद का ज़रिया है। इनाद की बुनियाद पर ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, वरना हकीकत तो ये है कि ये औरतों को बाइख्तियार और मजबूत बनाने का ज़रिया है। एक तीसरा एतराज़ होता है कि हज़रत आज के ज़माने में तो पुलिस के डंडे से भी कोई फ़ैसले को नहीं मानता, तो आपके फ़ैसले को कौन मानेगा? आपके फ़ैसले को कौन मानेगा? जाहिर सी बात है, एक मुकदमा दायर हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 2005 में। विश्वलोचन मदान नामी एक वकील ने दायर किया था दारुल क़ज़ा के ख़िलाफ़ कि दारुल क़ज़ा एक पैरेलल कोर्ट है, इसको बंद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस मसले को सुना और सुनने के बाद 2014 में फ़ैसला सुनाया और कहा कि ये पैरेलल कोर्ट नहीं है, बल्कि और लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये इल्लीगल है। अलबत्ता ये जो है दोस्ताना माहौल में मामलात को हल कराने का एक बेहतरीन निज़ाम है। पैरेलल कोर्ट उसने क्यों नहीं माना? उसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, वही बात हम भी दोहराते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि ये पैरेलल कोर्ट इसलिए नहीं है कि इनको अपने फ़ैसले मनवाने के लिए इनके पास कोई पुलिस नहीं है, इनका फ़ैसला वो मानता है जो अल्लाह पर यकीन रखता है। हम भी यही कहते हैं कि हम दारुल क़ज़ा के से जो फ़ैसले सादिर होंगे उनको वही मानेगा जो अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन रखता है। और ये कहना कि मुसलमान नहीं मानता, जो मुसलमानों को सख्त गर्मी में रोज़े रखने पे जो ज़ात मजबूर कर देती है, जो ठंड सख्त सर्दी में दिल्ली की और कश्मीर की सर्दी में फजर के वक्त वज़ू करके मस्जिद पहुंचा देती है, वो ताकत इस फ़ैसले को भी मनवा देगी। और हम लोगों का तजर्बा है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की निगरानी में 79वां यानी 79th दारुल क़ज़ा होगा और कल परभनी में 80 दारुल क़ज़ा हो जाएगा। और महाराष्ट्र का ये 37वां दारुल क़ज़ा 37 हो जाएगा। ये 37वां दारुल क़ज़ा महाराष्ट्र का और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की निगरानी में 79 दारुल क़ज़ा, ये 79वां दारुल क़ज़ा होगा। हम लोगों ने तजर्बा किया, बहुत ऐसे तजर्बे हैं कि जिनके बारे में दुनिया कहती थी ये फ़ैसला कोई नहीं मानेगा या ये आदमी मानने वाला नहीं है, ये तो बहुत ही बददीन है, ये कभी अल्लाह और रसूल की नहीं मानता, उसको भी हमने देखा माना। अभी 2 मिनट में एक वाक़या बताऊं कि मैं आजकल टोंक में 2 दिन के लिए क़ज़ा का काम करता हूं। एक मामले में एक आदमी आता है, एक लड़की आती है, उसके शौहर ने उसके बाप का मर्डर कर दिया था, जिसकी वजह से वो जेल पे था। अभी बेल कोरोना के चक्कर में उसको बेल मिली थी। लड़की ने कहा कि मुझे कोर्ट का कुछ नहीं करना, लेकिन जो मेरे बाप का कातिल है मैं उसके साथ नहीं रह सकती, मेरा निकाह उससे ख़त्म किया जाए। जो उसका शौहर था और ससुर दोनों जो है, दोनों पे मर्डर चार्जेस चल रहे हैं, दोनों इकरारी मुजरिम है, 3-3 4-4 के मर्डर के, कई सारे कत्ल कर रखे हैं। जब हमने नोटिस जारी की मुकदमा लेकर के, तो जो दारुल क़ज़ा के मुंतज़िम हैं मौलाना आदिल नदवी साहब, उनके पास फ़ोन आया कि मुफ्ती साहब किसका मामला आपने दारुल क़ज़ा में ले लिया, आपके लिए मसाइल खड़े होंगे, वो सुनते कहाँ किसी की हैं। तो मुफ्ती आदिल साहब ने मुझसे कहा, मैंने कहा कि ऐसा करिए अलग अलग बुला लेते हैं। मैंने कहा भाई शरीयत का उसूल है, दोनों पार्टी एक साथ आएगी, हम दोनों को एक साथ सुनेंगे, अलग अलग तो कतान नहीं सुन सकते। अब जो होगा सो देखेंगे, बहरहाल दोनों को एक दिन आने दीजिए। तारीखें पेशी दी, जिसके बारे में शहर में राय थी कि वो कोर्ट की नहीं मानता और मर्डर करने में उनके पिस्टल कब गोली चला दें कुछ पता नहीं होता, वो दारुल क़ज़ा के क्या मानेंगे। लेकिन मुक़ल्लिबुल क़ुलूब अल्लाह है और हम कोई अपने काम नहीं करते, अल्लाह की शरीयत को अल्लाह की सरज़मीन पर नाफिज करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अभी पिछले महीने का तजर्बा बता रहा हूँ। मैंने उससे जब कहा खुला की बात, तो उसने कहा हज़रत जो कहिए कर देते हैं। कहा महर का, ठीक है महर दे दीजिए। वहाँ होता है कि महर के साथ चढ़ावा दिया जाता है। 10 तोला सोना था। जब मैंने कहा ये चढ़ावा भी जो है महर का हिस्सा होता, वापस नहीं मिलेगा, कहता ठीक है वो भी दे दे। फिर उसको समझाया और कहा कि महर के इद्दत खर्च दो, तो इद्दत खर्च भी उसको 35,000 रुपये उसने दिए, सामान जहेज भी वापस कराया। यानी 1-2 घंटे के अंदर अंदर उसके सारे मामला तय हुए। जब वो मामला शहर में मशहूर हुआ तो लोगों को हैरत हुई कि आदमी तो कोर्ट की नहीं मानने वाला यहाँ कैसे मान गया।
तो ये मानने के लिए हम लोग नहीं मनवा सकते, वो अल्लाह बदलने वाला है। जब अल्लाह की शरीयत को नाफिज करने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह दिलों को बदल देता है और लोग मानते हैं। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि 99% लोग ऐसे आते हैं जो दारुल क़ज़ा के फ़ैसले को मानते हैं, खुशी खुशी मानते हैं। 1-2 मामले में कोर्ट में कोई जाता होगा, लेकिन आज तक मुखालफतें नहीं सुनने को मिलती। एक आखिरी मसला, जो आखिरी एतराज़ जो मेरे जहन में है, बकिया अगर आप लोगों के जहन में कोई एतराज़ आएगा आप बता देंगे तो बाद में भी सवाल व जवाब में इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। एक सवाल ये होता है बराबर कि हज़रत ये दारुल क़ज़ा के फ़ैसले की कानूनी हैसियत क्या होगी? काजी साहब कोई फ़ैसला दे देंगे, उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? तो मैं आपको बता दूं कि दारुल क़ज़ा में मसाइल जो आते हैं उसमें कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो काजी साहब की कोशिशों से, आपसी समझौते से, रज़ामंदी से मामला हल हो जाता है। रुखसती पे हो जाए, खुला पे हो जाए, तलाक पे हो जाए, यानी दोनों पार्टी किसी एक पॉइंट पे आकर के एग्री कर जाते हैं और दोनों के रज़ामंदी से एक सुलहनामा, खुलानामा, इकरारनामा तैयार होता है। जब दोनों पार्टी की रज़ामंदी से ये मामला तय हों जिस पे दोनों पार्टी का सिग्नेचर हो, तो हिंदुस्तान के आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत और कंसिलिएशन एक्ट के साथ जो मुशावरत और काउंसलिंग करने का इख्तियार देता है, इसके तहत अगर 2 लोगों ने कोर्ट के बाहर कोई सेटलमेंट कर लिया, कोई समझौता कर लिया, तो वो समझौते आर्बिट्रेटर के पास, हकम के पास कोई मामला हल कर लिया, तो आर्बिट्रेटर का जो वो मामले को कानूनी हैसियत हासिल होगी, बिल्कुल उसको कानूनी दर्जा मिलता है। ये इंडिया के आर्बिट्रेशन एक्ट और कंसिलिएशन एक्ट के तहत आता है। और ऐसे मसाइल हमारे दारुल क़ज़ा में 90% होते हैं। 85 से 90% मसाइल आपसी रज़ामंदी से काजी साहब की तो थोड़ी सी कोशिशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हल हो जाते हैं। तो वो 85 से 90% मसाइल में कोई मसला ही नहीं होता। मसाइल उनमें होते हैं जिसमें किसी एक बात पर दोनों एग्री नहीं हुए, काजी साहब ने दोनों पार्टी का बयान रिकॉर्ड किया, दोनों के गवाहों का बयान रिकॉर्ड किया और फिर अपना फैसला सुनाया। इस फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि इसको कानूनी हैसियत हासिल नहीं है, कानूनी हैसियत हासिल नहीं होगी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 1921 में पहला दारुल क़ज़ा पटना में कायम हुआ था और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 1994 में अपनी निगरानी में पहला दारुल क़ज़ा कायम किया। 100 साल की हिस्ट्री है। कई मर्तबा ऐसा हुआ कि काजी के फैसले को चैलेंज किया गया, हाई कोर्ट वगैरह में चैलेंज किया गया, लेकिन कई सारे मुकदमे ऐसे हैं, लेकिन एक भी मुकदमा ऐसा नहीं है जिसमें काजी के फैसले को अदालत ने पलट दिया हो। जो काजी ने फैसला लिखा वही बाकी रखा है। अभी हाल में जयपुर में एक जो है दारुल क़ज़ा, जयपुर दारुल क़ज़ा का 2 मामला गया कोर्ट में, जयपुर की हाई कोर्ट में। हमारे वकील ने दिल्ली से उसका लिख करके जवाब भेजा, वहाँ पेश किया गया। उसी फैसले को कोर्ट ने बाकी रखा, फैसला चेंज नहीं किया। उसकी वजह क्या है कि कोर्ट की नज़र में कानूनी हैसियत से ज़्यादा जब भी कोई कागज़, कोई फैसला, कोई मुसालहतनामा, कोई तहरीर कभी भी उसके सामने कोई आती है कोर्ट के सामने, तो वो कानूनी हैसियत से ज़्यादा उसकी माकूलियत पर, उसकी मंतकियत पर, उसकी मोरलिटी को चेक करते हैं कि ये इंसाफ के बुनियादी उसूल को इसमें पूरा किया गया कि नहीं, काजी साहब ने जो कार्रवाई की उसमें इंसाफ के तकाज़ों को मुकम्मल किया कि नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे दारुल क़ज़ाओं का काम है, दारुल क़ज़ा की जो फाइलिंग का सिस्टम है, वो हाई कोर्ट में फाइलिंग का जो लेवल, जो अंदाज़, जो तरीका होता है उसके लेवल का होता है। इसलिए जब भी कोई कागज़ जाता है यहाँ, इसलिए ज़बानी कार्रवाई नहीं होती। जब भी कोई कागज़, कोई फ़ाइल वहाँ कोर्ट में गई, जज ने देखा कि ये फ़ैसला हुआ है, ये काजी साहब ने इतनी सारी कार्रवाइयाँ की हैं, तो उसमें उसको हरफ, उंगली रखने की कोई जगह, कलम रखने की कोई जगह नहीं मिलती। आमतौर से उसको कबूल कर लेते हैं, क्योंकि जितनी कोशिशें वो कोर्ट करती उससे कहीं बेहतर कोशिश हमने करके पहले ऑलरेडी दे दी है।
तो कोई वजह नहीं बनती कि उस फैसले को बदलें। तो इसलिए अगरचे कानूनी हैसियत हासिल नहीं होती, लेकिन यहाँ दारुल क़ज़ा के फैसले को जब भी कोर्ट में ले जाया गया, क्योंकि इसका काम कानूनी और शरई तौर पर इतना मजबूत होता है कि जो कोर्ट उसको बखुशी कबूल कर लेती है। इसलिए मेरे भाई, अगर कोई ये सामने आके कहे कि दारुल क़ज़ा कोर्ट के मुखालिफ है, तो आप कहिए नहीं, कोर्ट का मुआविन बल्कि ज़रूरत है, मुल्क का मुखालिफ नहीं बल्कि मुल्क का मुआविन और मुल्क की ज़रूरत है। और दारुल क़ज़ा के फ़ैसले जो लोग ये गलतफहमी पैदा करते हैं, मानेगा कौन? तो हर वो मुसलमान जिसके दिल में अल्लाह और रसूल होगा वो मानेगा। और तीसरे जो लोग ये कहते हैं कि कानूनी हैसियत, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के फ़ैसले को अदालतें कद्र की नज़र से देखती हैं, और इसके 90% जो मसाइल आपसी मुसालहत से हल होते हैं उसको तो कोई शुबा ही नहीं होता। बल्कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी भी दारुल क़ज़ा पे लिखा गया, दारुल क़ज़ा के जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का लेटर पैड है दारुल क़ज़ा का, उस दारुल क़ज़ा से अगर खुलानामा सुलह वगैरह तैयार हुआ है, हमारे दिल्ली वगैरह में तो पासपोर्ट ऑफिस वाले फ़ौरन मान लेते हैं। बल्कि अभी मैं कल निकला हूँ, जुमेरात को हमारे पास एक खातून आती हैं, वो लखनऊ से आई थी, कह रही कि हमारे शौहर का, हमारे वालिद का इंतकाल हो गया, वहाँ पे हमें पेंशन में मिलनी है, क्योंकि मेरी तलाक वालिद साहब के इंतकाल से पहले हो गई थी और अब मैं अपने वालिद की डिपेंडेंट हूँ, तो मुझे पेंशन मिलनी चाहिए। जब वहाँ कागज़ उसने लगाया कोर्ट से निकाह डिज़ोल्व कराने का, उसने कहा नहीं, शरई तौर पर आपका निकाह ख़त्म होना चाहिए। उसने मुफ्ती मुकर्रम साहब फतेहपुरी जामा मस्जिद के लेटर पैड पे लिखवा के दिया। कहा नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लेटर पैड पे लिखवा के लाइए कि आपकी तलाक जो है आपके वालिद के इंतकाल से पहले हो चुकी थी। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लिख के देगा तो हम पेंशन जारी कर देंगे। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे ऐसा है कि अदालतें हैं या जो पासपोर्ट ऑफिस है, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दारुल क़ज़ाओं के कागज़ात कबूल इसलिए होते हैं कि इस 25-30 साल में जो बोर्ड का काम रहा है, और इससे पहले जो दारुल क़ज़ा इमारत शरिया पटना ने 100 साल से चलाया, उसमें उनकी फाइलिंग, उनके कागज़ात अब तक कोर्ट के सामने इस तरह की पेश हुई हैं कि कोर्ट का भी एतमाद ये बहाल है दारुल क़ज़ाओं पे कि यहाँ से जो कागज़ जारी होता है उसमें किसी तरह का खुर्द-बुर्द या किसी तरह की बेईमानी मुमकिन नहीं है, इसलिए इसको कबूल कर लेते हैं। और दूसरे दारुल क़ज़ा जगहों का हमने देखा कि नहीं कबूल किया जाता। तो ये दारुल क़ज़ा, एक और आखिरी चीज़ बता करके सिर्फ दारुल क़ज़ा की शरई अहमियत ज़रूरत पे हज़रत बयान करेंगे। एक जो हम हर जगह मैं सफ़र करता हूँ नए दारुल क़ज़ाओं के क़याम के लिए भी और पुराने दारुल क़ज़ाओं के इंक्वायरी के लिए भी, मैं कई जगह जो लोगों के पास खुद पहुंचा और एक 2-2 दिन रुक करके, मैं छत्तीसगढ़ गया तो बरेलवी आलिम साहब थे, उनके यहाँ 2 दिन रहा और उनसे कहा कि हज़रत कुछ भी कीजिए, आप छत्तीसगढ़ में बरेलवी ज़्यादा हैं तो यहाँ दारुल क़ज़ा कायम कीजिए, कुछ कीजिए, कैसे भी कीजिए। वजह क्या थी? कई सारे जगह पे, खुद दिल्ली के अतराफ़ में भी मैंने देखा, मेवात वगैरह में, राजस्थान में तबलीग में जाते हैं, जमात में जाते हैं, दीनदार हैं, नमाज रोज़े के पाबंद हैं, लेकिन जब वो उनकी बच्ची का मसला हुआ, शौहर बीवी का झगड़ा हुआ, कोर्ट भी नहीं जा सकते क्योंकि उतना कोर्ट में लड़ेगा कौन, और करीब में कोई दारुल क़ज़ा वगैरह भी नहीं कि निकाह ख़त्म करा सके, शौहर ना ले जा रहा है ना तलाक दे रहा है। बिल आखिर हमें मेवात में 10 ऐसी लड़कियां मिली जिनके वालिदैन ने मुझसे मुलाकात की और कहा ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ कि बगैर तलाक के दूसरा निकाह कर दिया, बगैर तलाक के दूसरा निकाह कर दिया। कौन जाएगा झमेले में पड़ने? ना वो ले जाता है ना तलाक देता है, कोर्ट जाऊं उसका अलग झमेला है, अगर दारुल क़ज़ा हमारे करीब में कुछ है ही नहीं तो मैं क्या करूं? तो मजबूर उन्होंने कहा जाने दो, दूसरी शादी कर दी। ये वो लोग भी मिले जिनके साल भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो दीनदार नहीं, लेकिन मजबूर हैं, क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, बेटी घर बैठी हुई है तो मजबूरन दूसरी शादी बगैर तलाक के कर दी। इस तरीके का अगर आप देखेंगे देहातों में, इलाकों में, बल्कि बसा औकात शहरों में कई जगह ऐसे आपको मिलेंगे कि वो लोग बगैर तलाक के दूसरी शादी, क्योंकि तलाक इतनी मुश्किल है, कोर्ट जाएंगे 10-10 साल लग जाएगा, तो इसलिए जो है ऐसे हालात हो रहे हैं। तो ये हमारी समाजी ज़रूरत है कि लोग हरामकारी में, ज़िना में पड़े हुए हैं, और अगर हमने इस पर फ़िक्र नहीं की, गांव देहात में ये फ़िक्र नहीं की कि बगैर इन सब चीज़ों की, तो जाहिर सी बात है उनको ज़िना की तरफ वो लोग जाएंगे, और उसके ज़िम्मेदार हम उलमाए किराम, दानिश्वरान,
और वो दौलतमंद जिनको अल्लाह ताला ने किसी तरीके से पूरे अपने समाज में, दुनिया में इज़्ज़त, वक़ार, इल्म या थोड़ा असर व रसूख दिया है, अल्लाह क़यामत में पूछेगा ज़रूर कि मेरी शरीयत तो नाफिज़ नहीं हो रही थी, तुम क्या कर रहे थे। और आखिरी चीज़ जो पस मंज़र में, जो दारुल क़ज़ा का क़याम का पस मंज़र था 1985-86 में जब शाहबानों का केस आया था, तो उस मौके पे ही फैसला हुआ था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कि दारुल क़ज़ा कायम किया जाएगा कलकत्ता के इजलास में। तो उसके पस मंज़र में यही था कि आज हम लोग एहतजाज करते हैं, गलियों में और चौराहों पे हम धरना प्रदर्शन करते हैं, दस्तखती मुहिम भी हमने चलाई कि ये अदालत का फ़ैसला शरीयत के ख़िलाफ़ है। लेकिन मेरे भाई, वो जो शरीयत खालिस शरई मसला अदालत में ले करके गया कौन? शाहबानो मुसलमान थी कि हिंदू थी? दानिया लतीफ़ी मुसलमान है कि हिंदू है? शमीम आरा मुसलमान थी कि हिंदू थी? ये सब मुसलमान हैं। हमने अपना खालिस शरई मसला ले जाके पेश किया कि ये तलाक का मसला है, ये नफ़क़े का मसला है, ये निकाह का मसला है, इस पर फैसला कर दीजिए, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में। किनसे? जिन्होंने कुरान तो दूर, कलिमा भी नहीं जानते, वो कुरान कभी पढ़ा ही नहीं है उन्होंने। अब अगर उन्होंने शरीयत का कचूमर बन निकाला है तो उसमें जितने ज़िम्मेदार वो हैं, उससे कहीं ज़्यादा ज़िम्मेदार हम हैं। अगर हमने अपनी गाड़ी किसी अनाड़ी को दे दी ड्राइव करने के लिए, जिसने कभी स्टीयरिंग पकड़ी ही नहीं है, तो अगर गाड़ी वो ले जाके ठोकता, एक्सीडेंट करता है, तो उस ड्राइवर से ज़्यादा तो हम जिम्मेदार हैं ना कि हमने वो स्टीयरिंग पकड़ाई क्यों उसको। तो अगर हमारे मसाइल ऐसे जाते हैं और फिर शरीयत के खिलाफ फैसला आता है, तो कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हम भी हैं। तो ये दारुल क़ज़ा हमारी शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ज़रूरी है, हमारी समाजी भी ज़रूरत है, बहन बेटियों को गुनाह से बचाने के लिए भी ज़रूरी है, इस मुल्क के अमन और शांति के लिए भी ज़रूरी है, इस मुल्क के ताउन के लिए भी ज़रूरी है, अदालतों का बोझ कम करने के लिए भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला जो ये निज़ाम यहाँ कायम कर रहा है, हम सब दुआ करें और ख़ुद को भी तैयार करें कि हम दारुल क़ज़ा का हर मौके पे ताउन करेंगे। दारुल क़ज़ा का ताउन सिर्फ माली नहीं होता, अपने आसपास के इख्तिलाफ़ात को कहीं और ले जाने के बजाय उनको मशवरा देना, बल्कि मजबूर करना कि दारुल क़ज़ा जाओ। जब दारुल क़ज़ा से काजी साहब किसी चीज़ की इंक्वायरी के लिए बुलाएं, तो काजी साहब की एक आवाज़ पे निज़ाम क़ज़ा के लिए आप उनका ताउन करने पहुँचो। काजी साहब आपके पास कोई नोटिस भेजें, चाहे अपनी, चाहे रिश्तेदार की, चाहे पड़ोसी की, उसको खुद भी ले जाओ और ख़ुद भी पैरवी कराओ। और काजी साहब का कोई फ़ैसला आ जाए तो कोशिश करो समाज का प्रेशर हो, उलमा समझाएं, उकला समझाएं, दानिशवरान समझाएं कि यही फ़ैसला खैर है, अगरचे तेरे ख़िलाफ़ आया है, लेकिन चूँकि शरीयत का फ़ैसला, इसलिए इसी फ़ैसले को मानने में हमारा भलाई और खैर है। ये सब ताउन, ये सब जिम्मेदारियां हर एक मुसलमान पर है। आप यहाँ कायद हैं, आप जिम्मेदारों को और ख़वास को जमा किया गया था। आप सब यह अहद करें, हम भी अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह शेगांव में और पूरे हिंदुस्तान में हर जगह निज़ाम क़ज़ा को हम मजबूत करेंगे और अल्लाह की शरीयत को अल्लाह के बंदों पर, अल्लाह की सरज़मीन पर नाफिज करने की पूरी कोशिश करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और मजीद नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल दावत मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।